हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश शर्मा और आज से फिजिकल ज्योग्राफी का ये एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला थीम हम आज करेंगे द अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पीछे लगभग 12-13 सालों में यूपीएससी ने लगातार यहाँ से सवाल पूछे हैं। हर एक दो दो साल के अंतराल पे या कई बार ऐसा हुआ है कि लगातार सवाल भी आए हैं। सवाल काफी आसान होते हैं, इजीली कन्वर्टेबल होते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये आप इस प्रकार का जगमगाती हुई नॉर्दर्न लाइट्स या सदर्न लाइट्स का बैकग्राउंड क्यों लगाए हुए हैं। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि रीजन ये है कि यूपीएससी ने 2024 में 2024 में सवाल पूछा। मेंस पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी का सेक्शन था। यूपीएससी ने पूछा है ये सवाल, व्हाट इज ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरियालिस। तो इसको एक को हम बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा बोरियालिस इज नॉर्दर्न लाइट्स एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इज सदर्न लाइट्स। ज्यादातर फेमस नॉर्दर्न लाइट है क्योंकि ये इजिली एक्सेसिबल है और लोग नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, रसिया के मुरमांस्क वाले रीजन में जाके आसानी से नॉर्दर्न लाइट्स को देख पाते हैं। ओके, क्या होगा इसका, ये ट्रिगर कैसे होता है, मैं बोल रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में, मतलब नेक्स्ट सेक्शन में मेरे कहने का मतलब है कि अभी हम थीम 1 पढ़ रहे हैं, थीम 2 में हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी और थीम 3 में पढ़ेंगे क्लाइमेट। तो जब क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट का जो शुरुआत है वो क्लाइमेट का शुरुआत होता है एटमॉस्फेयर से। सॉरी सॉरी तो क्लाइमेट का जो शुरुआत होता है वो एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से होता है। किस किस लेयर में क्या क्या गतिविधियां होती हैं, सन से जो फ्लेयर्स आते हैं, सन से जो पार्टिकल्स आते हैं या आउटर स्पेस से जो पार्टिकल्स आते हैं वो कहाँ पे टकराती हैं, फिर चैनलाइज होती हैं, नॉर्थ पोल पहुंचती हैं, साउथ पोल पहुंचती हैं, एंड देन दे फ्लेयर अप लाइक अ लाइट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वी विल स्टडी अबाउट इन थीम 3। ये थीम 3 में पढ़ेंगे जब हम लोग क्लाइमेट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोबारा। तो जो यहाँ पे ये जो लाइट है ये अपने आप में एक हिंट है कि हम ज्योग्राफी पे ही स्टिक किए हुए हैं, ज्योग्राफी से बाहर नहीं जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थीम फर्स्ट। तो थीम 1 स्टार्ट होने के से पहले मैं एक चीजें क्लियर करना चाहता हूं। ज्योग्राफी का स्टार्ट जब भी होता है तो यहां से स्टार्ट नहीं होता है, अर्थ से स्टार्ट नहीं होता है। ज्योग्राफी का स्टार्ट जब भी होता है तो वो होता है यूनिवर्स से, यूनिवर्स से, यूनिवर्स से। और यूपीएससी ने, अगर आप पीछे 25, 30, 35 साल पीछे जाएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि यूपीएससी ने यूनिवर्स से और यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स और फीचर्स से भर भर के सवाल पूछे हुए हैं। एस्टेरॉइड क्या है, मिटियोर क्या है, मिटियोराइड क्या है, ये सब सवाल जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उससे पूछा है, नियरेस्ट स्टार उसको, उसके बारे में पूछा है। मतलब यूनिवर्स से सवाल आए हैं। लेकिन अगर पिछले 12-15 साल अगर देख लिया जाए तो यहां पे वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है। बट अगेन जो स्टेट पीसीएस वाले हैं वहां पे ये सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही के 12-15 सालों में एक सडन शिफ्ट और चेंज देखने के लिए मिला है कि जो यूनिवर्स वाले सवाल है उसको थोड़ा सा साइंटिफिक एंगल देके उसको साइंस एंड टेक वाले सवाल में पूछ लिया जाता है। तो मेरा ये आपको बताना है कि जो यूनिवर्स वाला सेक्शन है अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड यूनिवर्स के सवाल नहीं आ रहे हैं। इसी को हम लोग साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। जैसे ब्लैक होल हो गया, ड्वार्फ प्लैनेट हो गया,
ये सब चीजें जो है वो हम लोग पढ़ते हैं साइंस एंड टेक में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे अर्थ से, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अर्थ से ही लेना देना है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ अर्थ। हाँ, जब हमारा ये कोर्स समाप्त हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी, जब आप कमेंट्स में ये खास डिमांड रखेंगे कि यूनिवर्स का भी 2 सेशन रख लीजिए, जिससे एक ओवरऑल मतलब कि जो है वो कंटेंट इकट्ठा हो जाए और हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाए, यूपीएससी के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए। तो इस सीरीज के कंप्लीशन के वक्त में एज पर योर डिमांड हम यूनिवर्स वाला भी सेशन आपके लिए ला देंगे, जिसमें सारा चीज सारा इंफॉर्मेशन हम डाल देंगे। ठीक, ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस थीम 1। तो थीम 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें, अभी यूनिवर्स का लेना देना कुछ नहीं है, थीम 1 के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यहां पे अर्थ के बारे में बेसिक सा इंफॉर्मेशन, बेसिक इन्फो। क्या है वो बेसिक इन्फो? क्या है वो बेसिक इन्फो? तो देख लेते हैं बेसिक इन्फो क्या क्या है। लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। ओके, गुड। अब यहां पे है कि जो अर्थ है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। हमारा अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फेरिकल शेप में नहीं है। अर्थ का एक यूनिक शेप है। अर्थ के इस यूनिक शेप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जियोइड। जियोइड, अर्थ का शेप क्या है? जियोइड है। और उसे जियोइड के अलावा भी एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ऑब्लेट एस्फेरॉइड। ये ऑब्लेट एस्फेरॉइड, ठीक है। अब क्योंकि अर्थ के इस शेप को जो स्टडी कर रहा है, क्योंकि नाम है जियोइड, अब अर्थ के इस शेप पे जो स्टडी कर रहा है, जो उसको मेजर कर रहा है, उस साइंस को बोलते हैं जियोडेसी। उस साइंस को बोलते हैं जियोडेसी। क्या है जियोडेसी? जियोइड अर्थ का शेप है एंड जियोडेसी इज द साइंस टू मेजर अर्थ शेप। सिंपल, इज इट क्लियर? अर्थ का एज पूछा गया है, तो वैसे तो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है जो बता सके कि मेरे सामने पैदा हुआ था और हाँ भी इसका उम्र इतना है, जैसे कि हमारे केस में हमारे दादा दादी नाना नानी ये लोग बता देते हैं। लेकिन एक अनुमानित जो अभी तक बिग बैंग थ्योरी है उसके हिसाब से 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड अर्थ को बताया गया है कि ये अर्थ का एज है। हालांकि ऐसा डायरेक्ट सवाल यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है। अब अर्थ करता क्या है? अर्थ 2 काम करता है। एक काम करता है अपने एक्सिस पे रोटेट, रोटेट, अपने एक्सिस पे रोटेट, और दूसरा काम करता है रिवॉल्व, मतलब कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे अगर ये सन है तो ये अर्थ चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक। अर्थ को सन का एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जिसको 365.25 ईयर्स बोल दिया गया सिंपल भाषा में। ऐसे अगर क्लियर हम लोग एग्जैक्ट ले तो 365 दिन और 6 घंटे हम कहते हैं कि ये समय लगता है धरती को। धरती का जो, धरती पे पानी ही पानी है, ठीक है। कैसे? तो यहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 71% अर्थ पे 71% वाटर है और 29% लैंड है। 29% लैंड है। तो ये जो 71% वाटर है ना, तो इस 71% जो टोटल वाटर है, इस 71% वाटर, अब इस 71% वाटर को पूरा वाटर ले लो, मतलब कि अब इसको, अब सिर्फ इसी का बात करें कि 100% वाटर, 100% वाटर, मतलब कि धरती पे जो टोटल वाटर है उसका 97%, उसका 97% क्या है? सलीन है। सलीन का मतलब होता है साल्टी, नमकीन है, खारा पानी है, पीने लायक नहीं है, हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही है, ओनली 3% वाटर, ओनली 3% वाटर, जो कि हम इंसानों के इस्तेमाल या यूज के लायक है। पोर्टेबल वाटर दैट वी कैन ड्रिंक, हम
यूज कर सकते हैं, हम पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो ये दीज ऑल आर द बेसिक इन्फो अबाउट द अर्थ। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जान लीजिए, आपके दूसरे एग्जाम में हो सकता है, स्टेट पीसीएस में इसके आसपास से सवाल आ सकता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और वो ये है कि ओके, एस्पेक्ट ये है कि हमने बोला कि अर्थ का जो शेप है वो यूनिक है, मतलब जियोइड है, ऑब्लेट एस्फेरॉइड है, ओके। मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है ना, ये क्या हुआ है कि इधर से इस साइड से नीचे की ओर और इस साइड से ऊपर की ओर पिचका हुआ है ऐसे। लेकिन ये सेंटर में जहां से इक्वेटर पास करता है, ये सेंटर में जहां से इक्वेटर पास करता है, वहां पर क्या हालात है? वहां पर ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है, और इसी बाहर निकले हुए को इंग्लिश के एग्जैक्ट वर्डिंग में बोलते हैं बल्ज, बाहर की ओर उभरा हुआ, जिसको उभार बोलते हैं। तो ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ में तो ये पिचका हुआ है, लेकिन जो ईस्ट और वेस्ट या इक्वेटर के ईस्ट वेस्ट नहीं, मतलब धरती पे चारों तरफ, ठीक है, जहां जहां से इक्वेटर पास कर रहा है वहां पे क्या हो रहा है? ये बल्ज बाहर की ओर निकला हुआ है। और उस कितना बाहर निकला हुआ है? अब सवाल आएगा कि कितना बाहर निकला हुआ है? एग्जैक्टली इट इज 26.5 माइल्स, और इन किलोमीटर इफ यू टॉक 42.72 किलोमीटर, 42.72 किलोमीटर। अब होता है कि क्यों, अब है क्यों, ये है क्यों निकला हुआ है? तो इसके पीछे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो ये देते हैं आर्ग्यूमेंट कि एक तो कि रोटेशन इतना तेजी से हो रहा है, इतना तेजी से रोटेट हो रहा है कि उस रोटेशन के वजह से एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, एक बाहरी फोर्स लगता है। दैट आउटवर्ड फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की ओर पुश करता है। एक तो रोटेशन के वजह से जो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क्स इनवर्ड, अंदर की ओर लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिससे ये बल्ज हुआ फ्रॉम एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, ठीक। और दूसरा है ग्रेविटी, बिकॉज अर्थ पे सन का तो ग्रेविटी काम कर रहा है, उसके साथ साथ बहुत क्लोज होने के नाते मून का भी ग्रेविटी यहां पे काम कर रहा है। और ग्रेविटी क्या करता है? खींचता है अपनी तरफ। सो रोटेशन एंड ग्रेविटी आर द टू रीजंस फॉर द बल्ज एट इक्वेटर। सॉरी फॉर माई हेल्थ, सॉरी। आई होप कि ये चीज क्लियर हुआ होगा, दिस पेज क्लियर हुआ होगा, ओके। सो लेट्स मूव। अभी तक जिन लोगों को बल समझ में नहीं आया, उनके लिए ही ये व्यवस्था है। आप देखिए, नॉर्मली ये जो डॉटेड लाइन है, ये रियल स्फेयर या स्फेरिकल शेप है, ठीक है, रियल स्फेरिकल शेप है। लेकिन अर्थ तो जियोइड है, तो ये डॉटेड लाइन नहीं है, रियल स्फेयर या स्फेरिकल शेप में अर्थ नहीं है, अर्थ तो जियोइड है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये कम है, यानी कि ये नीचे की ओर आया हुआ है, ये ऊपर की ओर गया हुआ है। और यहां पर जो इसको अपने दायरे में रहना चाहिए था, ये क्या हुआ? ये यहां पे बाहर की ओर निकल गया, ये यहां पे कुछ इसका हिस्सा पोर्शन बाहर निकल गया। दिस
दिस निकला हुआ हिस्सा इज कॉल्ड जियोइडल बल्ज, है ना। अर्थ का जो बल्ज है एट इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड जियोइडल बल्ज, और ये कितना है, हम लोग राउंड फिगर में 26 माइल्स ले लेते हैं, 26 माइल्स समथिंग एंड 42 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, ये एक ओवरऑल। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये शेप है अर्थ का, मे बी इससे रिलेटेड सवाल कहीं पे आ जाए। ठीक, और अब अभी जो है वो क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यू शुड नो द टेक्निकल पॉइंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, अर्थ के मोशन के बारे में बात करें तो अभी हमने पहले कुछ ही देर पहले बात किया था कि अर्थ चाहे तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और नहीं तो क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। तो अर्थ जो रिवोल्यूशन करता है, अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उस चक्कर लगाने से क्या होता है, सीजनैलिटी होता है। क्या होता है सीजनैलिटी, मौसम का बदलना। अगर अर्थ सन के चारों तरफ ना घूमे तो ये जो हम विंटर हो गया, समर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया, ये सब जो सीजन जो हम लोग फील करते हैं वो हम फील नहीं कर पाएंगे। अर्थ घूमता कैसे है, अर्थ का रिवोल्यूशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो हम एक यहां पे घड़ी बनाते हैं, घड़ी कुछ ज्यादा ही, हाँ अब सही है, इस पे थोड़ा सा डिमार्केशन कर देते हैं, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया। अब यहां पर अगर इसका कोई अगर कांटा होगा तो ये हो गया आवर वाला, और ये कांटा बना देते हैं मिनट वाला, ठीक है। तो नॉर्मली जो है वो अर्थ के क्लॉक का रोटेशन क्या होगा, ये होगा, 3 से 6 पे आएगा, 6 से 9 पे आएगा, 9 से 12 पे जाएगा, मतलब कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो काउंटर क्लॉकवाइज क्या हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ये दिस इज कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे जो मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड काउंटर क्लॉकवाइज। तो अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, वो काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आया, ये हमने देख लिया है, ठीक। अब अर्थ के रिवोल्यूशन के वजह से सीजन चेंज होते हैं, लेकिन अर्थ के रोटेशन के वजह से दिन और रात होते हैं, दिन और रात। और यहां पे एक और चीज आप जोड़ सकते हैं कि टाइम भी हम निर्धारित इसी के हिसाब से करते हैं, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, शाम हो रहा है, दोपहर हो रहा है, और प्लस में क्या समय हो रहा है, इसी के आसपास में हम लोग ये निर्धारित करते हैं, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब अर्थ का रोटेशन जो है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और लिखा हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करता है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट अर्थ खुद रोटेट कर रहा है, इसीलिए हमें दिखाई देता है कि सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि सूरज रोटेट नहीं कर रहा है, सूरज अपने जगह पे ही है, अर्थ का रोटेशन है वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमें हमेशा यह पता चलता है कि सूरज जो है वो राइज कर रहा है ऑलवेज ईस्ट एंड सेट्स ऑलवेज वेस्ट, ठीक है। इसीलिए सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है, क्योंकि अर्थ का रोटेशन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अगर अर्थ का रोटेशन ईस्ट से वेस्ट हो जाता तो सूरज पश्चिम में उगता, वेस्ट से राइज करता, और ईस्ट में पूर्व में डूबता। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा आंख बंद करके इसको थोड़ा सा रियलाइज करने का है ना, कोशिश करें इसको। अब क्या है,
एक और दुख दर्द है। नॉर्मली होना ये चाहिए था, नॉर्मली होना ये चाहिए था कि ये जो अर्थ है इसको सीधे ऐसे होना चाहिए था कि भैया ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये रहा अपना इक्वेटर, ये ऐसे करके ये होना चाहिए था। लेकिन नहीं, नहीं, ये यहां पे एक अजीब इत्तेफाक है कि यहां पे एक टिल्टेशन है। क्या टिल्टेशन है? मतलब अर्थ झुका हुआ है, अर्थ झुका हुआ है, अर्थ झुका हुआ है, और इस झुकाव के वजह से अब ये हो गया इक्वेटर। ठीक है, जो मतलब इक्वेटर जो कहां होना चाहिए था वो कहीं और है। अब इसी चीज को यहां पे डिमार्केट किया गया है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, और वो जो झुकाव है उसका एग्जैक्ट नंबर है 23.45 डिग्री। ये टिल्ट है, झुका हुआ है। ठीक है, जिसके वजह से जो नॉर्थ पोल यहां पे होना चाहिए था वो यहां पे शिफ्ट हो गया, जो साउथ पोल यहां पे होना चाहिए था वो यहां पे शिफ्ट हो गया। तो हर चीज शिफ्ट हो गया। इक्वेटर जो ये होना चाहिए था वो ये हो गया, इक्वेटर तो यहां पे होना चाहिए था लेकिन ये हो गया। अब इक्वेटर यहां पे है तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहां पे हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो यहां पे हो जाएगा, ये ऐसे करके हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। अब कुछ लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो बस बने रहे, सब समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है। तो अभी समझना है कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है, टिल्ट है, झुका हुआ है। अर्थ अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, जिसके वजह से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल सब अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया। ठीक, अब समझते हैं, अब समझते हैं कि इस झुकाव ने एग्जैक्टली किया क्या। तो अब थोड़ा सा क्या है कि अब बना बना के समझेंगे, कैसे देखते हैं। ये है हमारा प्यारा सन, ये है सन, ठीक है, और अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, तो ये बना देते हैं अर्थ। आप बोलेंगे कि सन से तो बड़ा अर्थ ही है, समझ लीजिए बस, है ना। अब क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि हमने देखा है कि जस्ट अ सेक, ओके, हमने देखा है कि होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। इसके जगह पे क्या है, इसके जगह पे क्या है, अर्थ टिल्टेड है, अर्थ टिल्टेड है, अर्थ टिल्टेड है, अर्थ टिल्टेड है। क्या है, 23.45, 23.45 डिग्री, है ना, 23.45 डिग्री से टिल्टेड है, ये टिल्टेड है। तो अगर अर्थ टिल्टेड है तो अब अर्थ का बना लेते हैं इक्वेटर, ओके। तो अर्थ का इक्वेटर कहां होगा, ये अर्थ का इक्वेटर है, ठीक है। अब बोलेंगे कि अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन कहां होगा, तो ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ओके। ओके, अब फिर से अगेन, ये है अर्थ का इक्वेटर और ये है अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज अर्थ का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। समझ में आता है इतना, इतना समझ में आता है। अब एक चीज और, ये है अर्थ का नॉर्थ पोल एंड दिस इज अर्थ का साउथ पोल। ये है अर्थ का, सॉरी, ये है अर्थ का नॉर्थ पोल एंड दिस इज अर्थ का साउथ पोल, ठीक। अब जैसे ही सन है तो सन का सनलाइट
कहां पहुंच रहा है? ये बिल्कुल आसानी से नॉर्थ पोल के पास पहुंच रहा है। सन का सनलाइट बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास पहुंच रहा है। बट सन का सनलाइट जो है वो साउथ पोल के पास नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। और सन ठीक सीधे है किसके? सन ठीक सीधे है किसके? एकदम सन ठीक सीधे है किसके? इसके, इसके, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक सीधे है। समझ में आया? तो अब होगा क्या कि ये जो रीजन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, द होल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए कि अगर हम ये अर्थ बनाते हैं और अर्थ के बीच से इक्वेटर पास करता है तो दिस अपर साइड इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस लोअर साइड इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा सनलाइट इजिली अवेलेबल है, जब इंटेंस हीट, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट उतना नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक, अभी एक सिचुएशन समझ गए? तो अब होगा क्या कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहां पे कौन सा सीजन होगा? यहां पे होगा समर। क्या होगा? यहां पे होगा समर। और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट सही से नहीं पहुंच पा रहा है तो यहां पे होगा विंटर। विंटर, समझ में आया? और यही वो टाइम होता है कि जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक, नॉर्थ पोल पे 6 मंथ्स क्या होगा? डे होगा। और यही वो टाइम है जहां पे साउथ पोल पे 6 मंथ्स क्या होगा? नाइट होगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आपको अलग अलग प्रकार से समझ में आएगा, चिंता मत करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड केस में अब ये क्या है कि ये अर्थ दो नहीं है भैया, ये केस ए है और ये केस बी है। मतलब कि अर्थ तो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो एक बार सन, मतलब एक टाइम ऐसा होता है, एक समय ऐसा होता है कि अर्थ का लोकेशन एट ए डैश, मतलब ए पे होता है, ए पे होता है। तो ए पे अगर सन का लोकेशन है, सॉरी, ए पे अगर अर्थ का लोकेशन है, तो अर्थ का पे लाइट जो है वो सन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पहुंच रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट कम पहुंच रहा है। दूसरे केस में देखते हैं क्या होता है। दूसरे केस में यहां पे सनलाइट यूं यूं, और सबसे सन स्ट्रेट किसके है? सबसे सन स्ट्रेट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सनलाइट एकदम जबरदस्त तरीके से जा रहा है और पूरे सदर्न हेमिस्फीयर को नॉर्थ पोल पे लाइट, नॉर्थ पोल पे, अब बी, लोकेशन बी पे जब अर्थ आया तो नॉर्थ पोल पे लाइट नहीं पहुंच रहा है, जबकि साउथ पोल पे लाइट आसानी से पहुंच रहा है। अब यहां पे जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, इस केस में यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर, क्योंकि लाइट ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। 6 महीने पोल पे रात होगा, उल्टा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे एट दिस पॉइंट यहां पे हो जाएगा समर, मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और यहां पे 6 महीने का क्या होगा? 6 महीने का विंटर होगा। ठीक, ये अर्थ के टिल्टेशन के वजह से होता है, अर्थ के टिल्टेशन के वजह से होता है। अर्थ टिल्ट है, इसके वजह से एक बार में नॉर्थ पोल पे लाइट पहुंच रहा है, जब नॉर्थ पोल पे सनलाइट पहुंचता है तो साउथ पोल पे नहीं पहुंच पाता, जब साउथ पोल पे पहुंच पाता है तो नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच पाता। एक टाइम में ऐसा होता है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, एक टाइम में ऐसा होता है कि सन एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है, सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सन होता है। और एक टाइम ऐसा होता है जब सन ठीक एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के सामने होता है, ठीक उसके ऊपर होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है
तो इस पॉइंट को, इस टाइम को बोलते हैं सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस बोलते हैं। और जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के भी ऊपर होता है, इस टाइम को भी बोलते हैं सोल्स्टाइस, सोल्स्टाइस, ठीक है, इसको भी बोलते हैं सोल्स्टाइस बोलते हैं। क्योंकि अब सन का जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लास्ट सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ही ऊपर जा सकता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ही ऊपर जा सकता है। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जा सकता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जा सकता है। लास्ट सन इतना ही, मतलब कि सन, इसीलिए ये दो पॉइंट रखा गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पहले पैदा नहीं हुआ। एक पॉइंट देखा गया कि अर्थ पे वो कौन सा लोकेशन है, पोजीशन है, जहां पे लास्टली सन जो है वो ठीक सीधे आता है, ठीक सीधे आता है। तो बोला गया कि अच्छा ये तो ये लाइन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे साउथ में, नॉर्थ में है ये पॉइंट तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ये लाइन तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस ये लिमिट बना दिया गया कि सन अब इसके ऊपर और इसके नीचे नहीं जा सकता। सन क्या करता है कि एक बार, जैसे अगर हमने यहां पे ये बनाया अर्थ, ये है कैंसर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज कैप्रिकॉर्न। सन क्या करेगा, सन अगर एक बार यहां पे पहुंच गया तो सन फिर धीरे धीरे मूव करेगा और मूव करके इक्वेटर पे आएगा और फिर मूव करके कहां पे आएगा, कैप्रिकॉर्न पे आएगा। कैप्रिकॉर्न पे पहुंचने के बाद सन फिर जो है वो क्या करेगा, इक्वेटर पे, और फिर क्या है, वापस कैंसर पे। तो क्या सन मूव कर रहा है? नहीं, सन मूव नहीं कर रहा है। सन का पोजीशन इसलिए चेंज होता है, सन का पोजीशन इसलिए चेंज होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कभी एग्जैक्टली इक्वेटर पे, इसलिए चेंज होता है क्योंकि सन तो स्थिर है, हमारा अर्थ मूव कर रहा है और अर्थ के टिल्टेशन के वजह से कभी एक पोजीशन पे रहता है, ए पे रहता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन आ जाता है, और पोजीशन बी पे रहता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने या उसके ऊपर सन आ जाता है। मूव अर्थ कर रहा है, अर्थ के मूवमेंट के वजह से हम लोग कहते हैं कि सन का पोजीशन यहां से वहां हो रहा है। सन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, अर्थ के रिवोल्यूशन, टिल्टेड एक्सिस, टिल्टेड, अपने एक्सिस पे टिल्टेड पोजीशन में है और उस टिल्टेड पोजीशन में रहते हुए जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसके वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सन इधर उधर मूव कर रहा है। सन तो अपनी जगह पे है। ये बात वही है कि अर्थ का मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, अर्थ का मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हम रोज सुबह क्या देखते हैं कि सूरज जो है वो पूरब से उग रहा है। सूरज नहीं उग रहा, सूरज तो अपनी जगह पे ही है, वो अर्थ का रोटेशन है जिसके वजह से हमें हर सुबह लगता है कि सूरज पूरब से उग रहा है और हर शाम को लगता है कि सूरज पश्चिम में डूब रहा है। अभी तक क्लियर हुआ? कुछ और भी चीजें क्लियर होंगी, जस्ट वेट। it's a very okay सॉरी। इसी चीजों को जो मैंने आपको समझाया एकदम क्लियरली यहां पे दिया हुआ है, ये सब चीजें दिया हुआ कि आर्कटिक सर्किल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक, ओके। अब क्या है कि वही चीजें जो मैंने आपको समझाया है सेम चीजें यहां पे है। ये आपका नॉर्थ पोल, सनलाइट जा रहा है, लेकिन यहां पे साउथ पोल पे अंधेरा है, सनलाइट नहीं जा रहा है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, नॉर्दर्न है ना, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लेकिन ठीक से पूरा लाइट नहीं पहुंचने की वजह से विंटर इन सदर्न हेमिस्फेयर। समझिए, क्लियर, वही चीज, सेम चीज है। उसके बाद अब जब घूम के आया, अर्थ जब घूम के आया और घूम के आने के बाद जब इस पॉइंट पे, जब पोजीशन ए और पोजीशन बी पे जब ये अर्थ पहुंचा, तो अब यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल बिल्कुल अंधेरे में है, यहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा। साउथ पोल पे सनलाइट आसानी से पहुंच रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज्यादा जा रहा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट कम है, ठीक। तो अब
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट कम के वजह से यहां पे विंटर हो जाएगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में लाइट इजीली अवेलेबल है तो यहां पे उस समय गर्मी होगा। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप वर्ल्ड मैप खोलते हो तो अगर भारत क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, भारत एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब हम गर्मी फेस कर रहे होते हैं उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्री है, मतलब कि जून जुलाई में, मई जून में जब हम लोग गर्मी फेस कर रहे होते हैं उस समय सदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्री है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब जो कंट्री है वहां पे मई जून के महीने में भारी ठंड पड़ रहा होता है। यस एग्जैक्टली। और जब दिसंबर जनवरी में हम ठंड झेल रहे होते हैं तो वहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में जो न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, नामीबिया हो गया, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब कंट्री दिसंबर जनवरी में इंटेंस गर्मी झेल रहे होते हैं। ऐसे काम होता है। अभी तक समझ में आया कुछ? ठीक है। तो आप जो है, एक चीज और आपने शायद यहां पे मिस कर दिया होगा जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सन सन एग्जैक्टली सन ठीक किसके ऊपर है? ये पॉइंट देखिए, एंड दिस पॉइंट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सन ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सोल्स्टाइस। और अभी इधर कहा है, सन ठीक जो है वो किसके ऊपर है? सन ठीक किसके ऊपर है? ये पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। दिस इज कॉल्ड अगेन द सोल्स्टाइस। अब सन जो है वो, ये जो पॉइंट है इसके नीचे नहीं जा सकता, और सन जो है वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा सकता, लास्टली इसी के, क्योंकि टिल्टेशन ही है 23.45 डिग्री। इसी 23.45 डिग्री के वजह से, इसी इसी 23.45 डिग्री के टिल्टेशन के वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अस्तित्व में आया। और इसीलिए हम जब बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का स्थिति क्या है, तो हमें पता लगता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन, क्योंकि जितना टिल्टेशन है वही एंगल रख दिया गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का, क्योंकि इसी एंगल के वजह से सन जो है वो लास्टली इसी पॉइंट पे एकदम एग्जैक्टली ऊपर सामने आ पाता है। इसके ऊपर सन नहीं जा पाता। ठीक है, सन का पोजीशन नहीं, द एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो हम लोग बात करते हैं, जो ज्योग्राफिकल टर्म में नहीं हो पाता है। उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। अब आपकी आसानी के लिए अब आपकी आसानी के लिए मैंने इतना समझाया। अब अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो या तो रट ले, या जिन लोगों को समझ में आ रहा होगा वो बस क्या करे कि इसको लिंक करे और याद कर ले। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं, 21 जून, तो इसको बना लेते हैं अर्थ। ठीक, अब 21 जून क्या है? सोल्स्टाइस है। 21 जून वो पॉइंट है जब सन कहां रहेगा? सन कहां रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम सामने। पोजीशन ऑफ सन कहां रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और उस दरमियान क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। गर्मी के दिनों में दिन लंबा होता है, सबको पता है, तो फिर से बना लीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा होगा, क्योंकि ठंडी के दिनों में दिन छोटा होता है। फिर से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर, रातें क्या होंगी? छोटी होंगी, और यहां पे रातें ठंड में क्या होंगी? बड़ी होंगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो रातें क्या होंगी? बड़ी होंगी। सिंपल। इसी का उल्टा यहां पे बात करते हैं। 22 दिसंबर को अगेन सोल्स्टाइस, और 22 दिसंबर को सन का पोजीशन कहां होता है? कैप्रिकॉन पे। अब अगेन हम बना लेते हैं, ये अर्थ है और इसको हमने बना लिया
नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अब विंटर आ जाएगा क्योंकि लाइट कम पड़ रहा है, और सदर्न हेमिस्फेयर में समर है। ठीक है, विंटर में दिन छोटा होता है, विंटर में रातें लंबी होती हैं। अब नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में समर है तो दिन क्या होगा, लंबा होगा, और यहां पे रातें क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से हमने इसको समझा। अब दूसरा चीज, एक समय ऐसा आता है जब सन का टिल्टेशन वाला चीज वो प्ले में नहीं आता, मतलब कि मैटर नहीं करता कि सन कितना टिल्टेड है, मतलब कि एक उसका सन का स्थिति वैसे जगह पे होता है कि ठीक सन कहां पे होता है, सन का पोजीशन कहां होता है, इक्वेटर पे होता है। दो बार ऐसा होता है। ठीक है, सन इक्वेटर पे होता है। कब कब, एक होता है 22 सितंबर, इक्वेटर पे है तो इसीलिए इसका नाम बोलते हैं इक्विनॉक्स, इक्वेटर पे है और सब जगह बराबर लाइट जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, सन का लोकेशन एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर। और दूसरा स्थिति आता है 21 मार्च, इक्विनॉक्स, सन कहां है, इक्वेटर पे। बड़ा बहुत आसान है, देख लेते हैं कैसे आसान है। 22 सितंबर को अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का बात करें, कितना आसान है ये। 22 सितंबर को अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का बात करें तो हम जानते हैं कि 22 सितंबर को हमारे यहां क्या होता है, ऑटम होता है, पतझड़ का मौसम होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में, चिली में, अर्जेंटीना में, उस समय वहां पे स्प्रिंग का मौसम होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर ये अर्थ है सदर्न और ये अलग अलग हेमिस्फेयर में हमने बांट दिया। अब मार्च में जब हमारे यहां स्प्रिंग होता है, बसंत ऋतु, फरवरी मार्च याद करिए, स्प्रिंग का मौसम होता है, तो वहां पे सदर्न हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑटम का मौसम होगा। यहां पे दिन और रात सब बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, दिन और रात सब कुछ बराबर होते हैं। ये टेबल को याद कर लीजिए बस। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हमने पढ़ा वो यही है, वो यही है कि अर्थ के टिल्टेशन और अर्थ के रिवोल्यूशन जो सन के चारों तरफ करता है, उसके वजह से सीजन में चेंजेस आते हैं। हमने पूरा सीजन पढ़ लिया, हालांकि ये पढ़ना क्लास 6 में है, लेकिन छोड़ देते हैं लोग, और उनके इस छोड़ने की वजह से बहुत कुछ छूट जाता है। अब ये सत्य आप जान लीजिए जो कि शायद आपको पता नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सोल्स्टाइस क्या होता है, सोल्स्टाइस क्या होता है। देखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सन चाहे तो कैंसर पे और नहीं तो कैप्रिकॉन पे। मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूं कि अगर ये है कैंसर और ये है कैप्रिकॉन, तो चाहे तो सन जो है वो कहां पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, नहीं तो इस पॉइंट पे आएगा। इसके ऊपर सन नहीं जा सकता और इसके नीचे सन नहीं जा सकता। तो सन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो कैंसर पे लास्टली पहुंचता है और जो कैप्रिकॉन पे लास्टली पहुंचता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं सोल्स्टाइस। मतलब ये कि सोल्स्टाइस वो कौन सा दिन होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून वो दिन होता है जब सन ठीक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है और सबसे ज्यादा इंटेंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट 21 जून को आ रहा होता है। ठीक, इसके बाद से वो फिर वापस जाना शुरू हो जाता है। और 21 और 22 दिसंबर वो दिन होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के एग्जैक्ट ऊपर सन होता है, मतलब वहां पे सोल्स्टाइस होता है। फिर 23 दिसंबर से ये वापस पीछे की ओर इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है सन का लोकेशन। समझ में आ रहा है? तो ये सोल्स्टाइस जो हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पॉइंट है, 21 जून रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और 22 दिसंबर को रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ठीक है, ये समझ में आया? ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक का मतलब होता है टू टर्न या टू चेंज। मतलब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक का मतलब है कि यहां से सन, सॉरी, यहां से सन जो है वो टर्न हो जाता है
अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, इसीलिए नाम रखा गया ट्रॉपिक, टू टर्न, टू टर्न टू चेंज। और यहां पे 21 जून को पहुंचा और 21 जून के बाद 22 जून से ये टर्न मुड़ गया, वापस मुड़ गया इक्वेटर की तरफ सन, इसीलिए ट्रॉपिक। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर को यहां पे पहुंचा और 22 दिसंबर को यहां से पहुंचने के बाद उसके बाद 23 दिसंबर से यहां से वापस मुड़ गया, टू टर्न और टू चेंज द डायरेक्शन। समझ में आता है? इतना डिटेल समझ में आता है, ठीक है। और इसी के चेंज होने से हम जो है वो सीजनैलिटी जो है वो चेंज होता है, और हम ये देखते हैं कि जो सन का जो मूवमेंट है, सन का जो पोजीशन है वो कहां पे है। इसी से हम ये क्लियर कर पाते हैं कि ये सोल्स्टाइस है, इक्विनॉक्स है, क्या है, ठीक है, ये कौन सा सीजन है, ये हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। ओके, एग्जैक्टली जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ये रट लीजिए आप कि 23 सितंबर से 20 मार्च वो टाइम होता है, 23 सितंबर से 20 मार्च तक वो टाइम होता है जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने रात होता है। जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने रात होगा तो साउथ पोल पे ऑटोमेटिकली, है ना, 6 महीने दिन हो जाएगा। 23 सितंबर से 20 मार्च नॉर्थ पोल पे 6 महीने रात है, जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने रात है तो साउथ पोल पे 6 महीने दिन। अब 22 मार्च से 21 सितंबर तक का वो टाइम होता है जब नॉर्थ पोल पे दिन होता है। तब जब नॉर्थ पोल पे दिन है तो साउथ पोल पे अपने आप क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि पोल्स पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है, और इसके पीछे का साइंस ये है जो अभी हमने देखा, ठीक है। ओके, अब एक चीज और है कि लोगों को लगता होगा कि सन जो है, क्लास 9th के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सन का जो शेप है वो इट्स अ काइंड ऑफ स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। तो स्फेरिकल नहीं है, तो यहां पे हम देखते हैं कि एक साइड जो है, एक साइड वो थोड़ा सा पास है, अर्थ अगर ये अर्थ है तो एक साइड पास है और एक साइड जो है वो थोड़ा सा दूर है यहां पे। तो यहां का डिस्टेंस आप देख सकते होंगे 152 एंड हियर द डिस्टेंस इज 147। डिफरेंस है मतलब कि ये अजीब चीज है कि जनवरी के महीने में जब अर्थ सन के पास होता है, पेरीहिलियन मतलब पी से पास और पी से पेरीहिलियन, मैं ऐसे याद रखता हूं, पी से पास और पी से पेरीहिलियन। पेरीहिलियन वो टाइम है, जनवरी 3 जनवरी को बोलते हैं पेरीहिलियन, जब सन सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के। उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम लोग विंटर देख रहे होते हैं। क्या बात है, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि सन दूर है कि पास है, वो टिल्टेशन सारा खेल बनाता है। और कब, 4 जुलाई को ये डेट एक आध दिन आगे पीछे आपको दिख सकते हैं, टेंशन नॉट। 4 जुलाई को एपहिलियन, मतलब अब एक पास हो गया तो अब एक दूर ही होगा। सन अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है, ये वो पॉइंट है जब अर्थ और सन का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जुलाई में हम लोग क्या समर सीजन फेस कर रहे होते हैं, जुलाई में हम लोग समर सीजन फेस कर रहे होते हैं। सन बहुत दूर है अर्थ से, फारदेस्ट पॉइंट पे है, फिर भी गर्मी झेल रहे हैं। और सन नियरेस्ट पॉइंट पे है जनवरी 3 को, पेरीहिलियन का समय है, फिर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग समर झेल रहे हैं। बाकी जो है वो रिवीजन के लिए यहाँ पे सारे पॉइंट मैंने दे दिया है, इक्विनॉक्स भी दे दिया है ना, दोनों इक्विनॉक्स है, यहाँ पे सोल्स्टाइस भी है, तो ये आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। बाकी पेरीहिलियन और एपहिलियन भी मैंने दे दिया है, तो आप चीजों को लिंक करके याद कर सकते हैं। अब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को। उसके पहले हमने जो इतना मेहनत किया वो क्यों किया देख लेते हैं। 2024 में यूपीएससी पूछता है कि
21 जून को हर साल इनमें से किस लैटिट्यूड पे सनलाइट 12 घंटे से ज्यादा देर तक रहता है? 21 जून को इनमें से किस लैटिट्यूड पे 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट रहता है? ठीक है, ओके। 12 घंटे से ज्यादा बोला, मोर देन 12 आवर्स, मोर देन 12 आवर्स, यही तो है, मोर देन 12 आवर्स। तो भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि 21 जून को सन रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और वहां पे 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट होगा, दिन बड़ा होगा, ठीक। और दूसरा, क्योंकि नॉर्थ पोल जो होता है जिसको हम लोग आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, यहां पे क्या होता है, यहां पे 6 महीने वाला टाइम होता है, 6 मंथ वाला दिन होता है। तो 12 घंटे क्या बात करो, यहां पर तो 6 महीने का डे है, वो तो चल रहा है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन स्थित है 21 जून को, और आर्कटिक सर्किल, ठीक। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे? नहीं, इक्वेटर पे। बोल रहा है 12 घंटे से ज्यादा, 12 घंटे से ज्यादा पॉसिबल नहीं है इधर। तो हमारा आंसर क्या होगा, अवर आंसर विल बी 2 and 4, this 2 and 4 will be our answer, 2 and 4 will be our answer। 2024 में यूपीएससी ने पूछा है, तो क्या इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते तो क्या इसको समझ पाते? नहीं समझ पाते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2022 में यूपीएससी ने पूछा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा दिन होता है ईयर का, वो कब कब होता है? ठीक है, अकर्स इन द कब, फर्स्ट हाफ ऑफ, हमने तो पढ़ा है 21 जून, क्या 21 जून फर्स्ट हाफ ऑफ जून आता है? नहीं आता, तो काट दीजिए भैया। सेकेंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ जून, एग्जैक्टली यही तो बात है, सेकेंड हाफ। फिर फर्स्ट जुलाई का तो बात ही नहीं है, जुलाई का तो बात ही नहीं है। आवर आंसर विल बी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून। एक ही सवाल को दो तरीके से पूछा गया और हाल ही के सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, जो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हम यहां पे देख लेते हैं। अब यहां पे सवाल ये है कि अगर मेजर सोलर स्टॉर्म आए, सोलर फ्लेयर आए, अर्थ पे अगर आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अर्थ, इफेक्ट्स ऑन अर्थ। तो अगर जो सोलर फ्लेयर्स होता है, सन से जो निकलने वाले जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, वो अगर अर्थ पे आए तो क्या क्या फेल होगा? क्या क्या उससे जीपीएस सिस्टम हमारा फेल हो सकता है? हाँ, सैटेलाइट वगैरह डैमेज होंगे तो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, ये कहना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अब पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, हाँ पावर ग्रिड डैमेज हो सकते हैं। इंटेंस ऑरोरास, यही तो सवाल था, इसलिए मैंने इस सवाल को डाला है। इंटेंस ऑरोरास सन के फ्लेयर के वजह से ही ऑरोरास बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस होते हैं, तो ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक। फॉरेस्ट फायर कुड टेक्स प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर कैसे होगा भैया, फॉरेस्ट फायर कैसे होगा, फॉरेस्ट फायर कैसे होगा। फिर उसके बाद ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ये हो सकता है, ये हो सकता है। शॉर्टवेव रेडियो कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट, ये भी हो सकता है। तो हमने क्या क्या देखा, 1 देखा, 3 देखा, 6 देखा, 7 देखा। हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है 1 3 6 7। क्या यहां पे कुछ हमें दिखता है कि 1 3 6 7 दिख रहा है कुछ? 1 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 7। तो 1 3 4 6 7, द सी विल बी आवर आंसर। ठीक है, 1 हमने लगाया, 3 हमने लगाया, 4 लगाया, 6 लगाया, 7 लगाया। ओके ओके, नेक्स्ट। अब सेम क्वेश्चन, 21 जून को जो सन है वो क्या होगा,
सेम क्वेश्चन 2019 में अगेन। देखिए यूपीएससी लगातार इसी टॉपिक से पूछा है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में करवाया। आर्कटिक सर्किल डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल में सूरज अस्त नहीं होगा, बात तो सही है। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट द अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है ना। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट द अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल में सूरज नहीं डूबेगा, अरे वहां तो डूबा ही हुआ है। अंटार्कटिक सर्किल में तो रात ही है, डूबा हुआ है ना। तो ये यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइंस वर्टिकली ओवर हेड एट नून ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर कैसे होगा 21 जून, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, गलत। साइंस वर्टिकली कैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, 21 जून ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, गलत। सो ए विल बी आवर आंसर। आर्कटिक सर्किल में सूर्य अस्त नहीं होगा, वहां पे दिन ही रहेगा 21 जून को, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी से, अगेन यूपीएससी। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम, लेंथ ऑफ डे टाइम, लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम, नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन। रात और दिन, रात लंबा होता है ठंड में, गर्मी में रात, गर्मी में दिन लंबा हो जाता है, ये क्यों होता है? अर्थ रोटेशन ऑन एक्सिस, हमें तो नहीं लगता है। अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर, थोड़ा थोड़ा लगा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा एलिप्टिकल मैनर, थोड़ा थोड़ा, है ना। देखते हैं आगे। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, उस प्लेस का लैटिट्यूडनल पोजीशन, थोड़ा सा आगे देखते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, यस, अर्थ का रिवोल्यूशन है अपने टिल्टेड एक्सिस पे, इसीलिए दिन और रात में के लेंथ में चेंजेस आ रहा है। डी विल बी आवर आंसर। तो इस प्रकार से हमने सीजनैलिटी पूरा देखा। नेक्स्ट सेशन में जब भी हम लोग मिलेंगे, वी विल कंप्लीट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हम लोग करेंगे, लॉन्गिट्यूड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।